सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा संजय जायसवाल को। तो अभी लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, अभी उन्होंने भाजपा सांसद संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। प्राक्कलन समिति या जिसे अंग्रेजी में आप एस्टिमेट कमिटी बोल दीजिए, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी के सभी लोकसभा से होते हैं और अभी इसके हेड बनाए गए हैं संजय जायसवाल, ये आपको याद रखना है। प्राक्कलन समिति की थोड़ी सी बात करें तो स्वतंत्रता के बाद पहली जो प्राक्कलन समिति थी वो 1950 में स्थापित की गई थी और इसकी स्थापना तत्कालीन जो वित्त मंत्री रहे थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश पर की गई थी। काम क्या होता है? बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना, मतलब सरकार कितना पैसा किस काम पे खर्च कर रही है, कहीं वो ज्यादा पैसा तो नहीं खर्च कर रही, उस काम पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो ज्यादा तो नहीं है, बस यही देखरेख करना इसका काम होता है। अच्छा, इसके अलावा अभी भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का हेड बनाया गया है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है, पीएसयू होती है, उन्हीं के लिए ये कमेटी होती है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष बने हैं बैजयंत पांडा और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बने हैं संजय जायसवाल। ये दोनों याद रखना। अब अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, चलो सारे इंपॉर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। जैसे आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने 26वें नंबर के, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी बने, मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये वी अनंत नागेश्वरन बने, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2027 तक। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। मनन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी अध्यक्ष बने 7वीं बार। सेबी के 11वें अध्यक्ष बने तुहिन कांत पांडे और रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट डॉक्टर मयंक शर्मा। वैसे हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? के संजय मूर्ति है और लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? एसएस दुबे है। ठीक है, ये लास्ट के तीनों अपॉइंटमेंट मिलते जुलते होते हैं तो मैंने एक साथ लिख दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई है। तो आंसर होगा एथेल कैटरहम। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि दुनिया की सबसे उम्रदराज जो महिला थी उनकी डेथ हो गई है। वो ब्राजील से थी, एक नन थी वो, उनका नाम है इनाह कानाबारो। वे 116 वर्ष प्लस थी और उनके निधन के बाद अब ब्रिटेन की एथेल कैटरहम जो कि 115 वर्ष और 252 दिन की है और अब उनको दुनिया के सबसे उम्रदराज महिला का खिताब दे दिया गया है। तो अब सबसे ओल्डेस्ट वुमेन कौन है? ये एथेल कैटरहम है, ब्रिटेन की रहने वाली है। ये नाम हमें याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में इतना सा ही हमें याद रखना है कि दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई है? एथेल कैटरहम बन गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का 2024-25 सत्र का पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा सुभाशीष बोन्स ने। तो एक्चुअली में अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अभी 2 मई 2025 को ही 2024-25 सत्र के लिए वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया था। कहां पे किया था ये प्रश्न पूछेंगे तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो इसमें बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है सुभाशीष बोस को, ये मोहन बागान सुपर जायंट के हैं। वहीं बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया सौम्या गुगुलोत को, ये पूर्वी बंगाल की है। इसके अलावा और भी कई सारे अवार्ड्स दिए गए, पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या जब मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में पूरी लिस्ट आपके सामने होगी, आराम से आप एक एक नाम पढ़ सकते हैं। बाकी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं तो स्थापना होती है 1937 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके हेड कौन है? कल्याण चौबे है। अब ये फुटबॉल वाला प्रश्न है तो फुटबॉल से अभी तक 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने फुटबॉल से संबंधित पढ़े वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन इसमें नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी एक और फुटबॉल वाला प्रश्न हम देखेंगे, वहां पे करवाऊंगा। तो अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मई को, यानी कि कोल माइनर्स डे हर साल 4 मई को मनाया जाता है। उद्देश्य है कोयला खनिकों के बलिदान और योगदान को सम्मान देना। वैसे 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में भी मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में।
तो 4 मई को ये 2 दिवस याद रखना। मई में अभी 1, 2 और 3 तारीख को कौन कौन से दिवस हमने मनाए थे वो भी देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लेबर डे मनाया। फिर 2 मई को ट्यूना दिवस मनाया था, ट्यूना मछली होती है। और 3 तारीख को 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में। तो ये अभी तक के सभी याद रखना, और आगे जब भी दिवस वाला प्रश्न आएगा मैं आपको स्टार्टिंग से याद करवाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। तो मंथ के एंड में इतनी बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। अगर मेरे साथ साथ आप बोला करोगे, रिवाइज किया करोगे, तो एंड तक आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेज है वो सारे याद हो चुके होंगे। ठीक है, बाकी अभी अगले की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की है या आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो अभी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नगाया लंका स्थान पे डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की अभी आधारशिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। और इसको बनाने में जो लागत आने वाली है वो है 1460 करोड़ रुपए। वैसे इसके पहले भारत के पास ऑलरेडी 2 मिसाइल परीक्षण रेंज हैं जहां पे मिसाइलों का परीक्षण टेस्टिंग की जाती है। वो कहां पर है? वो उड़ीसा के तट के पास चांदीपुर और व्हीलर द्वीप पर है, जहां पे मिसाइलों की टेस्टिंग होती है। अब ये एक और होगा, जो कि आप कह सकते हो भारत का तीसरा मिसाइल परीक्षण रेंज होगा आंध्र प्रदेश में। ये जो नया परीक्षण रेंज है ना, ये डीआरडीओ को चरण 2 स्टेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए विकसित किया जा रहा है। और ये जो चरण 2 है, स्टेज 2 है, ये 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए विकसित किया जा रहा है। इस चरण में 6 से 7 मैक की गति वाली, स्पीड वाली हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई जाएंगी, और इन्हीं की यहाँ पर इस मिसाइल परीक्षण रेंज में टेस्टिंग की जाएगी, जो कि आंध्र प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे। अभी मोदी जी ने देश के तीसरे मिसाइल परीक्षण रेंज का आधारशिला कहां पे रखी है? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नगाया लंका में। और अभी इससे पहले, कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने एक पोर्ट का भी उद्घाटन किया था। केरल में जो विजिंगजम पोर्ट है उसका उद्घाटन किया था। वो देश का पहला गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। अब बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की है, तो ले चलते हैं आपको आंध्र प्रदेश। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो गई, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर हो गए एस अब्दुल नजीर का, राजकीय पक्षी काला हिरण हो गया, पक्षी तोता हो गया, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम का, भाषा हो गई तेलुगु, और राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकुंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फेस्टिवल उगादी होता है, डेक्कन होता है, कुचिपुड़ी नृत्य है यहाँ का, नागार्जुन सागर बांध है यहाँ पे कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध हो गया कृष्णा नदी पर, पोल्लावरम बांध हो गया गोदावरी नदी पर, पुलिकट लेक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है, ये कोल्लेरू लेक भी यहाँ पर है। अब आंध्र प्रदेश से 2025 वाले करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज करा रहा हूं। देखो कि अभी मोदी जी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पे रखी थी? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है, पुलिकट लेक हो गई यहाँ पे। अभी इंडीचिप सेमीकंडक्टर कंपनी है, इसने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर वे निर्माण सुविधा शुरू की थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ने मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा भी शुरू की थी, और ऋषिकुंडा बीच ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। उसके अलावा पुट्टी श्री रामुलु की अभी 58 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई अमरावती में। वैसे आप जानते हो कि भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य ये आंध्र प्रदेश ही है। भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहां पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश में। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश ने शुरू की है, उद्देश्य है 2047 तक राज्य में गरीबी को मिटाना। उगादी पुरस्कार ये अभी मायना स्वामी को दिया गया था, आंध्र प्रदेश देता है, आंध्र प्रदेश के ये। दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहां पर स्थापित होगी? आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास पिन्नापुरम में। कौन स्थापित करेगा? ग्रीनको कंपनी। दुनिया का पहला पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। तो अभी 2025 में आंध्र प्रदेश से संबंधित ये सारे करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकालू पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा ITBP। माउंट मैकालू, पहले तो बात करेंगे कहां पर है, नेपाल में है। ये दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट की बात करेंगे तो 8485 मीटर है।
और अभी आईटीबीपी ने इस पर चढ़ाई करके इतिहास रच दिया। अभी आईटीबीपी के जवानों ने माउंट मैकालू पर तिरंगा लहराया और 150 किलोग्राम नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा भी इकट्ठा किया। और आईटीबीपी ने कहा कि ये दुनिया का पहला सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसने माउंट मैकालू पर चढ़ाई की है। आईटीबीपी की बात करें, स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1962 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया। डायरेक्टर जनरल हैं राहुल रजगोत्रा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा चलो, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न देता हूँ। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट आप लोग बता दो, हाइट क्या है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा आपसे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में कलिंगा सुपर कप का खिताब किसने जीत लिया है, तो आंसर होगा गोवा फुटबॉल क्लब ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कलिंगा सुपर कप 2025 की, जिसका संबंध है फुटबॉल से। इसका आयोजन किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने। इस बार इसका ये 5वां संस्करण हुआ। कहां पर? कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और 20 अप्रैल को ये शुरू हुआ, 3 मई तक ये चला और इसको फाइनली जीत लिया है गोवा फुटबॉल क्लब ने। इस बार इसका ये दूसरा टाइटल है, मतलब दूसरी बार जीता है। यहाँ पे इसने फाइनल में हराया है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को। अब मैंने आपको कहा था फुटबॉल वाला एक प्रश्न हम देखेंगे, वो यही प्रश्न है। अब यहीं पे मैं आपको फुटबॉल से संबंधित 2025 में जो भी प्रश्न हमने पढ़े हैं वो सारे रिवाइज करवाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक तो हमने देखा था अभी 78वीं नंबर की संतोष ट्रॉफी 2024-25 को जीत लिया पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा के। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला है, लियोनल मेसी उनका नाम है, अर्जेंटीना से है। स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीत लिया सऊदी अरब में हुआ था ये। एफसी बार्सिलोना ने जीत लिया रियल मैड्रिड को हरा के। 2024-25 सत्र का छठा इंडियन सुपर लीग शील्ड खिताब जो भी कोलकाता में हुआ था, इसको मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता उड़ीसा फुटबॉल क्लब को हरा के। दूसरा पिंक लेडीज कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता जो यूएई में हुई थी, साउथ कोरिया ने जीत लिया रूस को हरा के। 11वां इंडियन सुपर लीग 2024-25, इसको मोहन बागान सुपर जायंट ने जीत लिया बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को हरा करके। उसके अलावा ये जरूर ध्यान रखना, जैसे कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की अगर बात करते हैं तो अब जो नेक्स्ट वाला होगा वो 2027 में होगा, वो ब्राजील में होगा। उसी तरह से फीफा मेंस वर्ल्ड कप का जो अगला एडिशन है वो 2026 में होगा, 23वां एडिशन। ये कहाँ पे होगा? 3 देशों में होगा, कनाडा, मैक्सिको और यूएस में। बाकी फुटबॉल से संबंधित स्टैटिक और क्या देख सकते हैं, इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी है वर्ल्ड वाइड फीफा। फीफा के स्टैटिक देख लो, 1904 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हो गया और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सबका संबंध है फुटबॉल से। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में डिपो दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने। तो अभी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य भंडार डिपो के रियल टाइम निगरानी के लिए डिपो दर्पण नाम से एक पोर्टल और एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। उद्देश्य है डिपो के डिजिटलीकरण, आधुनिकीकरण, दक्षता, पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। अच्छा, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। अब पोर्टल एप्लीकेशन की बात है तो इसी तरह से कुछ और पोर्टल और एप्लीकेशंस जो न्यूज में रही थी वो आपको रिवाइज कराता हूँ। याद रखना, एक राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था रक्षा मंत्रालय ने। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए भी सर्जन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया पंजाब ने। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंक नेट पोर्टल लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? अनुवादिनी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया, नाम है भारत पोल। रक्षा मंत्री जी ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया। कंपनियां अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्मेट में रख सके उसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एनटीटी लोकर उसका नाम है। सम्मान संजीवनी ऐप को हरियाणा ने लॉन्च किया। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए स्वरेल ऐप लॉन्च किया। आई स्पोर्ट पोर्टल सेबी ने लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया, उसका नाम है संजय। और फीस्ट सॉफ्टवेयर को इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा,
तो आंसर हो जाएगा नासिक में। तो आपको पता है 21 जून को मनाते हैं योग दिवस, तो इस बार का जो ये योग दिवस होगा ये 11वां संस्करण होगा और इसी अवसर पर महाराष्ट्र के नासिक में योग महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। थीम तो हम पढ़ ही चुके हैं कई बार, थीम क्या है डिसाइड हो चुकी है पहले से, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। पहली बार योग दिवस 2015 में मनाया गया था और योग के जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। अब एक प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं मैं कि अभी जो इस साल 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, एक तो ये बताना है और उसमें चीफ गेस्ट कौन थी ये आपको बताना है। ये 2 प्रश्न है आपके लिए, अच्छे प्रश्न है, बताइए। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में चर्चा में रही एल्डियाज अ न्यू स्टोरी नामक डॉक्यूमेंट्री का संबंध किससे है, तो आंसर होगा पोप फ्रांसिस। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है एल्डियाज अ न्यू स्टोरी और ये डॉक्यूमेंट्री किस पर है, पोप फ्रांसिस पर है। कौन बना रहे हैं, मार्टिन स्कॉर्सेज बना रहे हैं। अभी आपको याद होगा पोप फ्रांसिस का निधन हो गया तो उन्हीं के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है और कौन बना रहे हैं ये याद रखना, मार्टिन स्कॉर्सेज, और क्या नाम है उसका, एल्डियाज अ न्यू स्टोरी। बस ये 3 बातें याद रखना है, ठीक है। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अब तो टेलीग्राम पे भी आपको पीडीएफ मिल जाती है और दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए इसकी डेली क्विज बनती है कहां पर, आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन मैं आपको करवा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 3 मई को। फिर पूछा भी केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की एफआरपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की, 4.41%। फिर पूछा भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक के रूप में प्रसिद्ध किस व्यक्ति का भी निधन हो गया, डॉक्टर मैथ्यू कलरिकल। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 151। और भारत सरकार अंगोला को उसके रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए कितना ऋण देगी, $200 मिलियन। और ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा दक्षता जोड़ने में भारत की रैंक क्या है, 4थे स्थान पर है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ बनाए गए अमितेश कुमार सिन्हा। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन किया गया दुबई में। कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सी क्योर किसने शुरू किया, इंग्लैंड ने। और आखिरी प्रश्न था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश कौन सा है, तो आंसर होगा सूडान। चलो कभी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है, तो भारत 3रे स्थान पे था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी ने प्रश्न का सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।